होने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में वर्ष 2023 का कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 3 और पेपर कोड है 825 EZ को हल करने जा रहा हूं। यहाँ पर खंड अ दिया हुआ है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। जो पहला विकल्प दिया है ब्रिटेन, उसके बाद दिया है जर्मनी, फ्रांस या इटली। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा प्रश्न दिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी वो सन 1815 ईस्वी में हुई थी। और 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी 4 यूरोपीय शक्तियां मिल करके नेपोलियन को परास्त किए थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 में। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो यहाँ पर जो दिया है कि व्यापार, कृषि, शिक्षा, रक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा। रक्षा आपका संघीय सूची का विषय है। व्यापार आपका राज्य सूची का विषय है। कृषि भी राज्य सूची का विषय है, यानी कि व्यापार और कृषि आपका राज्य सूची का विषय है। शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो बचा आपका रक्षा। रक्षा आपका संघीय सूची का विषय है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? यह प्रश्न बार बार पूछ रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। पिछले वीडियो में भी मैं इस तरह के प्रश्न को हल कर चुका हूँ। तो इसका जो विकल्प दिया है, अफ्रीका दिया है, यूरोप दिया है, अमेरिका दिया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। यानी कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित था? अमेरिका में। पांचवा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो जो विकल्प दिया है इसमें करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। छठवां प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। सातवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, देखिए इसमें जो ए ऑप्शन दिया है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये तो ठीक है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। बी, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यह भी सही है कि लोकतंत्र में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है और लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, अ और ब दोनों। तो प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आठवां प्रश्न दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी सन 1885 में हुई थी और 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नवा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि ऊपर एक प्रश्न दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है। तो उसी से यह संबंधित है कि कुछ विषय संघ सूची में आपका सम्मिलित है, कुछ विषय संघ सूची में है और कुछ विषय राज्य सूची में है और कुछ विषय समवर्ती सूची में है। यानी कि कुछ विषय संघ सूची में है, कुछ विषय राज्य सूची में है और कुछ विषय समवर्ती सूची में है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों की सरकारों को है।
लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि जो विषय, कुछ विषय ऐसे भी हैं जो न तो संघ सूची में है, न तो राज्य सूची में है, न तो समवर्ती सूची में है, तो इन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और ये किसको प्राप्त है, राज्य को प्राप्त है या संघ को प्राप्त है, या अ और ब दोनों को? तो इसका करेक्ट आंसर है ब, संघ को। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, संघ को। 10वां प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त दिया है, 14 अगस्त दिया है, 10 दिसंबर दिया है, 26 जनवरी दिया है। तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को। प्रश्न नंबर 11 दिया हो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? पहला दिया है गुजरात, दूसरा दिया है उड़ीसा, तीसरा विकल्प दिया है पंजाब और चौथा विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश। यानी गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम आपके भूगोल की पुस्तक में मिट्टी जो चैप्टर है उसमें ये दिखा देते हैं कि कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं और लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। फिर उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर को हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, यहाँ पर ये मृदा के मुख्य प्रकार दिया हुआ है। ये आपकी लाल मिट्टी है, ये यहाँ पर देखिए लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में उड़ीसा है, तो लाल मिट्टी उड़ीसा में पाई जाती है। और इधर आपका आंध्रा और तेलंगाना का कुछ क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र दिया हुआ है तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है और केरल का है। और ये कुछ हिस्सा दिया है महाराष्ट्र में। तो ये आपका लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और जो आपका विकल्प दिया था, एक तो कहा था कि गुजरात में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में तो लाल मिट्टी आप यहाँ देख सकते हैं कि नहीं पाई जाती है। एक विकल्प दिया था कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। और एक दिया था पंजाब, तो पंजाब में भी आपकी लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। गुजरात में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। और लाल मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है विकल्प के अनुसार? उड़ीसा में। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 11 जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? गुजरात में। अभी हमने भारत का मानचित्र देखा कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसमें गुजरात में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। उड़ीसा, उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। पंजाब में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? देखिए, पिछले कई सेट को मैं हल कर चुका हूं जिसमें यह प्रश्न बार बार पूछा है कि ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से परंपरागत स्रोत हैं और कौन कौन से गैर परंपरागत संसाधन हैं। तो गैर परंपरागत संसाधन में मैं ये आपको बताया था कि ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इस तरह के संसाधन गैर परंपरागत में है। जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल ये आपका परंपरागत है। उपले, ये सब परंपरागत है। तो गैर परंपरागत इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा आपका गैर परंपरागत संसाधन है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? ये प्रश्न आपकी भूगोल की पुस्तक में है, दिया हुआ है। उसको सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर बॉक्साइट लिखा हुआ है और बॉक्साइट उत्पादक राज्यों का यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। और जिसमें उड़ीसा में, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि उड़ीसा में बॉक्साइट कितना प्रतिशत होता है? 45%। ये देखिए 45% जो है कि पूरे देश में हो रहे उत्पादन का 45% उत्पादन उड़ीसा में होता है, 17% गुजरात में होता है और 14% झारखंड में होता है, 11% महाराष्ट्र में होता है, 13% अन्य में होता है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अभी हमने 13वां प्रश्न देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो उड़ीसा, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज, कोयला। और यह प्रश्न भी बहुत बार बार रिपीट कर रहा है, जिसको आपको अच्छी तरीके से भूगोल की पुस्तक से तैयार करने की जरूरत है।
जो खनिज होता है 3 प्रकार का होता है। एक धात्विक खनिज होता है, दूसरा अधात्विक खनिज होता है और तीसरा ऊर्जा खनिज होता है। और जो प्रश्न पूछा है धात्विक खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि चूना पत्थर आपका और ये सल्फर, ये दोनों आपके अधात्विक खनिज हैं, जबकि कोयला आपका ऊर्जा खनिज है और मैग्नीज आपका धात्विक खनिज है। तो 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा धात्विक खनिज है? मैग्नीज आपका धात्विक खनिज है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य उद्योग, चट्टाने। तो सबसे पहले इसको हम आपके भूगोल की पुस्तक में दिखाते हैं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधनों के जो प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक तो है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन में जैसे आपका मनुष्य हो गया, वनस्पति जात हो गया, प्राणी जात हो गया, मत्स्य जीवन हो गया, पशुधन हो गया। और अजैव संसाधन में चट्टाने और धातुएं। ध्यान से देखिएगा, अजैव संसाधन में आपका चट्टाने होती हैं और धातुएं होती हैं। और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो जो 15वां प्रश्न है कि चट्टाने आपका अजैव संसाधन है, धातुएं भी आपका अजैव संसाधन है, जबकि मत्स्य यानी मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन, ये सभी आपका जैव संसाधन है। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य उद्योग। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर होती है तो मिजोरम, मणिपुर, केरल और पंजाब। देखिए, सबसे अधिक कृषि जो है भूमि पर होती है वो पंजाब होगा। तो 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो यह भी आपका भूगोल से प्रश्न लिया गया है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? वो हो गया 33, 43, 23, 31। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 33%। प्रश्न नंबर 18 है कि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो यह भी प्रश्न पिछले सेट में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति जो है भारत से बेहतर है। 19 प्रश्न नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, खनन। खनन आपका जो है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्रश्न नंबर 20 दिया है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था 1986 में। यहाँ पर 1896 गलत लिख दिया है। 1990, 1995, 1986, 1999। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1986। ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, लघुत्तरीय प्रश्न, और यहाँ आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। इसको आप देख लीजिए और उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न की तरफ। 9A और 9B की तरफ। तो 9A का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। दूसरा प्रश्न पूछा है कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। प्रश्न पूछा है कि वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी नामक स्थान से। चौथा प्रश्न दिया है गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो पीजेंट्स सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा में हुआ था। और पांचवा प्रश्न दिया है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। तो आप भारत के मानचित्र में प्रश्न संख्या 9A, तो पहला प्रश्न जो होगा वो कलकत्ता होगा, दूसरा अमृतसर, तीसरा दांडी, चौथा खेड़ा और पांचवा लाहौर। इनको दर्शा दीजिए।
यहाँ आपके सामने भारत का मानचित्र है और सबसे ऊपर आप प्रश्न उत्तर 9A लिख दीजिए और उसके बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं उन पांचों प्रश्नों को हल कर दीजिए। तो पहला प्रश्न था कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सितंबर 1920 में, ये चूंकि पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, और कलकत्ता का लोकेशन यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप दर्शा दीजिए। दूसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, तो अमृतसर का लोकेशन और अमृतसर नाम यहाँ पर लिख दीजिए। तीसरा स्थान है कि प्रश्न है कि वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो महात्मा गांधी नमक कानून कहाँ किस स्थान पर तोड़े थे? दांडी नामक स्थान पर। तो दांडी का लोकेशन यह रहा, और चूंकि तीसरा प्रश्न है तो दांडी यहाँ लिख दीजिए नंबर 3 लिख करके। और चौथा प्रश्न था कि वह स्थान गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो गुजरात का वह स्थान कौन सा स्थान है जहां से किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो चौथा प्रश्न है खेड़ा नामक स्थान से। तो चौथा प्रश्न है तो नंबर 4 लिख दीजिए, और खेड़ा का लोकेशन ये है, और खेड़ा लिख दीजिए। और पांचवा प्रश्न है कि वह स्थान जहां से 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो पांचवा प्रश्न है लाहौर हो गया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 1 हो गया, प्रश्न संख्या 2 हो गया, प्रश्न संख्या 3 हो गया, प्रश्न संख्या 4 हो गया, और प्रश्न संख्या 5 हो गया। अब चलते हैं 9B की तरफ। प्रश्न संख्या 9B दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, उत्तर भारत की एक नदी इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। अच्छा, दूसरा प्रश्न दिया है, एक ताप विद्युत केंद्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो देखिए यहाँ पर परमाणु विद्युत केंद्र नहीं पूछा है, ताप विद्युत केंद्र यानी कि थर्मल पावर स्टेशन। तो थर्मल पावर स्टेशन आपका कई स्थानों पर है। आप अपने भूगोल की पुस्तक को खोल करके मानचित्र में ताप विद्युत केंद्र देश में कहाँ कहाँ स्थित है उसका चित्रण किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आपका हरदुआगंज में है, पनकी में है, पारीछा में है, 3 जगह पर है। और तमिलनाडु में नेवेली नामक स्थान पर है। तो किसी भी एक स्थान को दर्शा सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो पूर्वी तट पर आपका कलकत्ता हो गया, हल्दिया हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और चेन्नई हो गया। तो इन सभी बंदरगाहों में से किसी एक बंदरगाह को आप दर्शा सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, चाय उत्पादक का कोई एक क्षेत्र। देखिए चाय का उत्पादन असम में बहुतायत में होता है। तो आप असम में इस प्रश्न के उत्तर को दर्शा दीजिए। और पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर में है। तो यह प्रश्न अक्सर देखा जा रहा है कि राजधानी से भी पूछ रहा है। अब हम चलते हैं सॉल्व करने प्रश्नोत्तर 9B की तरफ। 9B का पहला प्रश्न था कि उत्तर भारत की एक नदी। तो देखिए इस चिन्ह के द्वारा उत्तर भारत की एक नदी को दर्शाना है। तो ये हमने यहाँ पर गंगा नदी को इस तरीके से दर्शाया है। तो चूंकि ये पहला प्रश्न है तो इसको लिख दीजिए कि गंगा नदी। दूसरा प्रश्न था कि एक ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में पनकी में है, हरदुआगंज में है, पारीछा में है। तो उनका लोकेशन आप भूगोल की पुस्तक से आप देख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, या मैंने जो यहाँ दर्शाया है उसको तैयार कर लीजिए। नेवेली, नेवेली में आपका थर्मल पावर स्टेशन है, ताप विद्युत केंद्र है। तो दूसरा प्रश्न है, और ये इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, और इस चिन्ह के द्वारा दर्शा करके प्रश्न नंबर 2 डाल करके फिर यहाँ पर लिख दीजिए नेवेली। तीसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन। तो देखिए भारत के पूर्वी तट, ये आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट पर आपका हल्दिया है, कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है। तो इन सभी पत्तनों में से किसी एक पत्तन को आप दिखा दीजिए। और मैं यहाँ पर किसको दिखाया हूँ? पारादीप को दिखाया हूँ, पारादीप। तीसरा प्रश्न है आपका, तो ये इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, और यहाँ लिख दीजिए पारादीप। और चौथा प्रश्न आपका है कि चाय उत्पादक का कोई एक क्षेत्र। तो चाय का उत्पादन बहुतायत में कहाँ पर होता है? असम में होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया असम के क्षेत्र में चाय का उत्पादन, और नंबर 4 लिख करके असम लिख दिया। और पांचवा प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर में है। और रायपुर का लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये चिन्ह देख रहे हैं ना, यहाँ से इतनी की दूरी पर है। तो ये है रायपुर है। ये नंबर 5 प्रश्न है रायपुर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या आपका 1 ये हो गया
प्रश्न संख्या आपका 1 हो गया। और प्रश्न संख्या 2 नेवेली हो गया, जहां पर थर्मल पावर स्टेशन है। प्रश्न संख्या 3 है आपका पूर्वी तट का एक बंदरगाह। प्रश्न संख्या 4 है कि चाय का उत्पादन का एक क्षेत्र। और प्रश्न संख्या 5 हो गया आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर रायपुर। इस प्रकार 9A तथा 9B का मानचित्र नाम सहित स्थान का अंकन कर दिया गया है।